नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श कार्यक्रम में हर सप्ताह आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी एक बेहद खास विषय के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे हमारी सबसे प्रमुख फसल गेहूं के बारे में। हमारे जो किसान हैं गेहूं की खेती कर रहे हैं, लगातार रिकॉर्ड पैदावार की हम बात करते हैं, लेकिन इसके लिए जो गुणवत्ता है उस पर भी ध्यान दिया जाता है कि कैसे हमारी जो गुणवत्ता है वो बेहतर रहनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग कारक हैं जो हमारी उपज को प्रभावित करते हैं, फसल पर उसका सीधा असर होता है। ऐसे में जो किसान है वो कौन कौन से ऐसे कृषि कार्य कर सकते हैं जिससे हमें ना सिर्फ अच्छी जो फसल है वो मिल सके, बल्कि हमारी जो उपज है, जो पैदावार है, उसमें भी इजाफा हो सके। कई ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी होंगे। आज उन्हीं के सवाल हम यहाँ पूछेंगे हमारे जो विशेषज्ञ उनसे, और वो तमाम आपको जो जवाब देंगे आप बेहतर तरीके से फिर जो कृषि कार्य है गेहूं की फसल में आप कर पाएंगे। तो आज आपको हम पूरे तरीके से जानकारी देंगे कैसे बेहतर उपज आप ले सकेंगे गेहूं की। और इसके लिए आप बता दें, एक विशेष पैनल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उन सभी का परिचय आपसे हम करा देते हैं। सबसे पहले बात हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुज कुमार जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर अनुज। और आपको बता दें हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे डॉक्टर राजपाल मीणा जी। आप भी प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा से। इनसे भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ लेंगे। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविंदर कुमार जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। और इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ममता HM जी। आप भी वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान। इन सभी से आज महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यही होता है जो किसान का नजरिया है कि कैसे हमें अच्छी उपज मिल सकती है, किस तरीके कृषि कार्य हमें करने होंगे। तो आइए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इस समय गेहूं बढ़वार पर है। किसान नाइट्रोजन की बाकी 1/3 मात्रा इस वक्त दे सकते हैं। बुआई के समय जिन किसानों ने आयरन और जिंक नहीं डाला था और पत्ती पर अब इनकी कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो 1 किलो जिंक सल्फेट और 500 ग्राम बुझा हुआ चूना 200 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और हर 15 दिन के अंतराल पर 2-3 छिड़काव करें। इसी तरह मैंगनीज की कमी वाले इलाकों में 1 किलो मैंगनीज सल्फेट को 200 लीटर पानी में घोलकर पहली सिंचाई के 2-3 दिन पहले छिड़कें। साथ ही आयरन सल्फेट के 0.5% घोल का भी छिड़काव कर दें। कोई भी छिड़काव साफ मौसम में खिली धूप के बीच करना है। गेहूं की फसल को पूरी अवधि के दौरान 35 से 40 सेंटीमीटर पानी की जरूरत होती है। खास तौर से जड़ें और बालियां बनते समय सिंचाई जरूर करनी चाहिए। समय पर बोए गेहूं में पहली सिंचाई बोने के 20 से 25 दिन बाद, जबकि देर से बोए गेहूं में 18 से 20 दिन बाद करनी है। इसके बाद पछेती गेहूं में हर 15 से 20 दिन बाद सिंचाई करते रहें। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण भी बहुत जरूरी है, वरना ये मुख्य फसल को दिया जा रहा पोषण खा जाते हैं। खरपतवार आमतौर पर 47% नाइट्रोजन, 42% फास्फोरस, 50% पोटाश, 24% मैग्नीशियम और 39% कैल्शियम चट कर जाते हैं। जाहिर है इससे उपज कम रह जाएगी। इसके अलावा कुछ खरपतवार ऐसे भी हैं जिनके पत्ते और जड़ें खेत की मिट्टी में हानिकारक पदार्थ छोड़ते हैं, जो फसल ही नहीं इंसानों के लिए भी हानिकारक होते हैं। गाजर घास और धतूरा इसी तरह के खरपतवार हैं। दूसरी ओर कुछ खरपतवार फसलों के लिए नुकसानदेह कीटों और बीमारियों को भी आश्रय देते हैं। हालांकि खरपतवार नियंत्रण काफी मुश्किल काम है, लेकिन हालिया अनुसंधानों से साबित हुआ है कि इनका प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सकता है। गेहूं चूंकि सर्दियों की फसल है, कम तापमान की वजह से इसमें बीमारियों का खतरा कम ही रहता है। फिर भी फफूंद जनित रोग हो सकते हैं और इनका प्रबंधन भी जरूरी है। तो जाना आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से बड़े पैमाने पर हमारे जो किसान हैं वो लगातार गेहूं की खेती करते हैं। और यूं ही नहीं हम कहते कि जो हमारे देश की धरती है वो सोना उगलती है, लेकिन यहाँ डॉक्टर अनुज जब हम बात करते हैं हमारी गेहूं की फसल की, अभी की जो स्थिति चल रही है वो क्या अलग अलग स्थिति में है जो गेहूं की फसल है? क्योंकि कुछ किसान सामान्य समय पर हम देखते हैं इसकी बुआई करते हैं, तो कुछ पछेती किस्मों का भी चयन करते हैं। क्या अभी स्थिति इसकी खेती की हमारे देश में? अभी वर्तमान समय में अगर बात करें पूरे देश की, तो हम जैसा कि हमारा रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से 25 अक्टूबर से बिजाई शुरू हो जाती है। और यह बिजाई अभी तक जारी है, मैं कह सकता हूं। जो बहुत अधिक पछेती दशा में जो बिजाई होती है वो किसान अभी भी मकर संक्रांति के आसपास तक करते हैं जी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जो अगेती किस्में थी उनकी जो फसल की अवस्था है वो करीब 70 से 80 दिन की है। जो समय से बिजाई वाली अवस्था है वो 60 से 70 दिन की है।
जो थोड़ा सा विलंब से बिजाई किया गया है उसकी अवस्था करीब 50 से 60 दिन की है, और जो जिन किसानों ने दिसंबर के आखिर में बिजाई की है या मिड दिसंबर में बिजाई की है वो करीब करीब 40 से 50 दिन की है। तो कृषि कार्य की अगर बात करें तो कहीं सिंचाई की अवस्था है, तो कहीं खरपतवार नाशी डालने की अवस्था है, कहीं पे आप उर्वरक भी डाल सकते हैं जिसमें दूसरी सिंचाई के बाद डालना है। तो ये सब कुछ अभी स्थिति ऐसी है। लेकिन अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो फसल बहुत अच्छी खड़ी है पूरे देश में, और एक अनुमान जो हमारे भारतीय मंत्रालय की तरफ से, कृषि मंत्रालय की तरफ से आया है, उसमें बताया जा रहा है कि करीब करीब 33.22 मिलियन हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई हो चुकी है जी। और अभी भी कुछ बिजाई, जो कुछ रकबा बाकी है उसमें बिजाई किया जाना था। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि ये बहुत उत्साहवर्धक आंकड़ा है, जिसमें हम करीब करीब 0.7% एरिया में हमारा इंक्रीज हुआ है, और एक एस्टिमेट भी बताया जा रहा है कि करीब करीब इस वर्ष 112 मिलियन टन गेहूं की पैदावार की संभावना है। एक रिकॉर्ड पैदावार यानी इस बार हम देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो देखिए किस तरीके से लगातार हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी जो मेहनत है वो फलीभूत होती हमें नजर आती है, और मेहनत हमारे किसान की भी रहती है। लेकिन जब एक हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जब इनकी सलाह के अनुसार खेती की जाती है तो जाहिर तौर पर वो खेती न सिर्फ खेती होती है गेहूं की, बल्कि किसान उसे खुद कहते हैं कि हाँ अब हम सोना जो है वो अपने खेतों में देख पा रहे हैं। यहाँ डॉक्टर राजपाल आपके पास भी मैं आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करते हैं, अभी डॉक्टर अनुज ने भी जिक्र किया कि अच्छी उपज मिल जाती है, लेकिन कई ऐसे कारक रहते हैं। उनमें अगर खरपतवार की बात की जाए, आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो खरपतवार, कोई किस तरह का आंकड़ा अगर आप देना चाहें कि कितना नुकसान जो है वो हमारी गेहूं की फसल में होता है अमूमन, अगर औसतन वर्ष की अगर हम बात करते हैं खरपतवार की वजह से। देखिए, खरपतवार एक बहुत ही मुख्य समस्या है खेती में, और गेहूं में ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम खरपतवारों को ऐसे कैसे छोड़ दिया जाए तो ये कभी कभी पूरी फसल को भी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इनको कई तरह से, जैसे हम खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इनको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी एक आंकड़ा है कि 25 से लेकर 40% तक ये गेहूं की फसल को नुकसान करते हैं जी। तो अब एक महत्वपूर्ण बात है कि इतना 25 से 40% तक ये गेहूं की फसल को नुकसान करते हैं, तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। ये यानी दोनों ही बातें, करीब 25 से 30% का तो नुकसान ही हुआ, और साथ ही उसकी रोकथाम के लिए किसान की जो लागत है वो भी जाहिर तौर पे बढ़ जाएगी। लागत बढ़ जाती है, इसलिए उसके मुनाफे में कमी आती है। अगर नियंत्रण ना करें तो अपना जो गेहूं होता है उसकी जो क्वालिटी होती है उसमें गिरावट आती है जी। तो इसको नियंत्रण करने के लिए हमें बहुत सारे उपाय हैं जिनका उपयोग करना चाहिए। इसमें जो बड़े किसान हैं या ज़्यादातर किसान आजकल खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग कर रहे हैं जी। तो गेहूं की जहां बात करें तो इसमें 2 प्रकार के खरपतवार होते हैं जो मुख्यतः नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें एक होते हैं सकरी पत्ती वाले खरपतवार, जैसे अपनी मडूसी हो गई जो कि एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है ये जी। जंगली जई हो गई, और दूसरा होता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जिसमें जैसे अपना जंगली पालक हो गया और हिरणखुरी हो गई। तो इन सबको नियंत्रण करने के लिए आजकल ऐसे हर्बिसाइड आ गए हैं जो दोनों को नियंत्रण कर लेते हैं। तो इनमें जैसे मैं आपको बताऊं कि सल्फोसल्फ्यूरॉन एक खरपतवार नाशी है जी। उसकी मात्रा 13 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर उसको अगर 20 से 25 दिन यानी कि पहली सिंचाई से पहले उसको 120 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देंगे तो उसका अच्छे से नियंत्रण हो जाता है। हम इस खरपतवार की जो समस्या है देखिए उसकी रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन समय से हमें जो हमारे कृषि कार्य हैं वो उसके लिए जरूर करने होंगे। और ना सिर्फ खरपतवार, इस पर और भी जानकारी आपसे मैं लूंगा डॉक्टर मीना आगे, लेकिन उससे पहले यहाँ डॉक्टर रविंदर आपसे भी हम जानना चाहेंगे खरपतवार के साथ साथ जब हम बात करते हैं कि हमारी जो फसल है उसमें किसी तरह का कहीं रोग तो नहीं आ गया, किसान लगातार निगरानी भी करते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी जो फसल है वो जाहिर तौर पर प्रभावित हो जाती है अलग अलग रोगों से, उसके जरिए किस तरह का नुकसान आपको नजर आता है कि हमारी फसल में होता है, और हम किस हद तक उसको रोकने में अब कामयाब हो चले हैं। जी, जैसे वर्तमान फसल अवस्था है इसमें हमारे जो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हैं जी, पीला रतुआ का ज्यादातर प्रकोप होने की संभावना बनी रहती है। उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में भी पीला रतुआ के साथ साथ चूर्णिल आशिता एक रोग होता है जिसको पाउडर मिल्ड्यू बोलते हैं जी, उसके आने की प्रबल संभावना रहती है, जो बहुत ही विनाशक रोग है, खासतौर पर पीला रतुआ जी। पीला रतुआ को मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में हमारे कृषि से संबंधित संस्थानों ने काफी हद तक, जिनमें
भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान प्रमुख है, नवीनतम किस्मों के विकास द्वारा काफी हद तक रोक दिया है और तकरीबन 4 से 5 दशक ऐसे हो चुके हैं जिनसे पीला रतुआ की महामारी एक व्यापक रूप से इन क्षेत्रों में नहीं आई है। जी, यानी आप लोगों की जो मेहनत है वो सीधे तौर पर हम देख सकते हैं खेतों में, और ये देखिए किसान का विश्वास भी और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम लगातार ये कहते हैं कि आपकी जो नई किस्में विकसित हो चुकी हैं आपको उनका चयन करना चाहिए, उसमें इस तरह के फायदे हैं, किसान को जब तक वो फायदे नजर नहीं आते वो नई किस्मों को नहीं लेते। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि प्राकृतिक तौर पर भी हमारी जो फसल है वो प्रभावित होती है, यानी पाले की वजह से हम देखते हैं किस तरह का प्रभाव जो है वो हमारी फसल पर पड़ता है। इस बारे में यहाँ डॉक्टर मल्होत्रा जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, खासतौर से जब पाले की हम बात करते हैं तो किस तरह का असर हमारी फसल पर नजर आता है हमें पाले का? पाले तो वो होते हैं जब हम नाइट की टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर जो होता है उसको वो कंटिन्यूअस अगर 5 डिग्री से कम रहे उस टाइम में पाले का असर होता है, और वो बहुत लंबे दिन तक रहेंगे तब भी उसका इफेक्ट होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो पत्ते जो होता है वो बहुत फ्रॉस्ट मतलब लाइक आइस की जैसे वो फ्रीज हो जाते हैं, जमने लगता है वो। हाँ, जमने लग जाता है और उसके अंदर जो क्रिस्टल्स की जैसे छोटा छोटा सा डिप्रेशन की जैसे दिख जाता है, तो वो उसकी इफेक्ट होते हैं। और वो जब बहुत ज्यादा फ्रॉस्ट हो जाते हैं तब पाले हो जाते हैं, फिर वो पत्ते जो होते हैं पूरा मुड़ जाते हैं, तो वो बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट होते हैं और वो उस टाइम में उसको रिकवरी होना मुश्किल हो जाते हैं। बट काफी अभी हमारी कंडीशन में ज्यादा थोड़ा सा डिप्रेशन आते हैं और उसको हम रिकवरी भी कर सकते हैं, या बाद में नेचुरली भी वो रिकवरी हो जाते हैं, इसलिए उसको परेशान होने का जरूरत नहीं है। अगर ऐसे ज्यादा आपको किसान लोग बस ये ध्यान रखना है कि वो मौसम का जानकारी लेते रहे। अगर उनको ये महसूस हो कि टेम्परेचर बहुत गिर जाएगा, फिर वो लोग बस ये थोड़ा ध्यान रखे कि हल्का सा इरिगेशन दे, उसको पानी लगा दीजिए थोड़ा हल्का अगर सा। हमें इस तरह की संभावना लग रही है कि पाला पड़ सकता है तो हल्की सिंचाई हम कर दें तो बेहतर रहेगा। हल्का सा पानी लगा दीजिए, सिंचाई कर लीजिए, और इसके साथ अगर और 2% NPK का स्प्रे कर लीजिए ताकि वो पौधे या पत्ते जो है बहुत ही हेल्दी रहे, और उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट है या पानी की उसकी कोशिका में जो पानी है वो अच्छे से रहे, फिर वो क्रिस्टलाइजेशन या पाले जो है वो नहीं बनेगा और वो पाले का ज्यादा असर हम नहीं देख पाएंगे। इस तरीके से पौधे हेल्दी सा रहेगा। चलिए, बिल्कुल देखिए किस तरीके से बेहद जरूरी कि हमारी जो फसल है उसका स्वास्थ्य बेहतर रह पाए, और उसके लिए अलग अलग कृषि कार्य जो हैं वो हमें करने होते हैं। हमने प्रमुख कारक अभी यहाँ पे चर्चा की, कौन से प्रमुख कारक रहते हैं, खरपतवार की बात की जाए, अलग अलग रोग बीमारियों की हम बात करें, या पाले का असर भी हम देखते हैं। लेकिन डॉक्टर अनुज, हमारे देश में क्योंकि जलवायु की विविधता पाई जाती है, जैसा आपने कहा कि कहीं पे किसान पहले लगाते हैं तो कहीं बाद में भी, और ऐसे में खासतौर से अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करते हैं, वहां पर अभी किस तरीके से हमारे जो किसान हैं वो कैसे देखभाल कर सकते हैं फसल की, या कौन से ऐसे प्रमुख कृषि कार्य जो इस समय उन्हें करने चाहिए? जो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है इसमें पंजाब आता है, राजस्थान आता है, आपका हरियाणा का पूरा एरिया आता है, दिल्ली भी आता है, कुछ हद तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आता है, जम्मू कश्मीर का भी कुछ हिस्सा आता है, तो बहुत सारा उत्तराखंड भी आता है। तो ये एरिया जो है इसको हम मानते हैं कि ये पूरा का पूरा गेहूं का बाउल माना जाता है। और विगत वर्षों में जितनी भी किस्में हमारी आई हैं, खास करके जो अच्छी पैदा देने वाली हैं, जिनकी अवधि अमूमन 150 दिन की है, तो निश्चित तौर पे जो रिकमेंडेशन अब आ रहा है कि इनकी प्लांटिंग हम 25 अक्टूबर से अगर 7 नवंबर के बीच कर लें तो हम मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो आज सारे फसलों की स्थिति जो है वो करीब करीब 75 दिन के आसपास है, 5 दिन आगे पीछे। तो निश्चित तौर पे जिन्होंने समय से बिजाई की है, अब ये अवस्था है कि अगर आपने DBW 187 लगाई है, 222 लगाई है, 303 लगाई है, 327 लगाई है, या 332 लगाई है, 32-26 लगाई है, तो ये सारी किस्में हैं जिनकी अमूमन ऊंचाई करीब करीब 1 मीटर की होती है। तो इस अवस्था में हम लोग कहते हैं कि 85 दिन की अवस्था में एक स्प्रे आपको करना है जो ग्रोथ को रिटार्डेंट जो कम करता है, ग्रोथ को रोकता है। तो उसके लिए हम क्लोरम क्वार्टक्लोराइड एक आता है, दवाई लियोसिन के नाम से आता है, वो करीब करीब 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से करीब करीब 200 लीटर पानी में आप 400 ml दवाई डाल करके, और साथ में एक टेबुकोनाजोल जो फंजीसाइड है वो भी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर दवाई मिला करके अगर आप छिड़काव करते हैं तो पौधे की बढ़वार को थोड़ा सा आप नियंत्रित कर पाएंगे। वो करीब करीब 85 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा।
तो जो ट्रांसलेट होता है बाद में अनाज के रूप में, दाने के रूप में जो फोटोसिंथेटिक मटेरियल जाता है जी, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक भारी करता है, क्योंकि बहुत प्रोडक्शन वाली ये किस्में हैं। तो जब भारी होगी तो निश्चित तौर पे गिरने की संभावना होती है। तो उसको कम कर पाएंगे हम इस चीज के स्प्रे से। यानी बढ़वार को देखिए इसलिए रोका जाता है क्योंकि अगर ऊंचाई हमारे पौधे ने ले ली तो जाहिर तौर पर वहां पे वो गिर भी सकता है, फसल गिर जाती है, किसानों को नुकसान भी होता है। और उसी वजह से अगर आप इस तरह का सावधानी अगर बरतेंगे, स्प्रे अगर आप समय से कर रहे हैं, तो ये देखिए ये एक बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। क्योंकि इस दौरान हम देखते हैं कभी कभी जो हवाएं हैं वो भी चलती हैं और उस वजह से भी या हल्की बारिश भी हो गई तो कहीं ना कहीं फसल में नुकसान हो जाता है। लेकिन यहाँ खासतौर से डॉक्टर राजपाल मीणा जी, अगर हम मध्य भारत की स्थिति की बात करें, हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी किस तरीके से जो तापमान की, जब हम बात करते हैं तापमान का असर की बात की जाए या जलवायु की विविधता की हम बात करते हैं, मध्य भारत क्षेत्र जो है वहां पे किसान कौन कौन से कार्य कर सकते हैं डॉक्टर मीणा? देखिए, मध्य भारत में जो मध्य प्रदेश का पूरा इलाका, गुजरात और राजस्थान का कोटा और उदयपुर संभाग वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा मध्य भारत में आता है। तो वहाँ मध्य भारत में भी इस टाइम जो फसल है गेहूं की, वो करीब करीब 2 महीने की हो गई है जी। 2 महीने की आसपास सारी फसलें पूरे क्षेत्र में है। तो इस टाइम मैं सबसे पहले किसान भाइयों को ये याद दिलाना चाहूंगा कि अगर किसी किसान भाई ने नाइट्रोजन की मात्रा जो टॉप ड्रेसिंग के रूप में हम रिकमेंड करते हैं कि बेसल डालिए, दूसरी पहली इरिगेशन के साथ डालिए और तीसरी मात्रा जब करो दूसरी इरिगेशन के साथ में, तो सिंचाई के साथ में देना चाहिए। अगर किसी किसान भाई ने वो मात्रा नहीं दे पाई तो यही सही टाइम है उसको सिंचाई के साथ में अभी वो मात्रा नाइट्रोजन की खेत में पूरी कर दे, क्योंकि इसके बाद में जब अगर यूरिया या नाइट्रोजन डालेंगे तो उसका पूरा फायदा फसल नहीं ले पाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात अभी ये ध्यान रखने की है। दूसरा ये है कि कुछ किसान भाई जो खरपतवार नहीं नियंत्रण कर पाए खरपतवार नाशी से, वो अभी निराई गुड़ाई करके अपने खरपतवार निकाल दें, क्योंकि इसके बाद में निकालने का भी कोई पूरा फायदा नहीं होता, क्योंकि जो दोनों में फसल में और खरपतवारों में प्रतिस्पर्धा होती है वो इसी टाइम तक होती है। तो उनका यही फायदा होता है कि खरपतवार निकाल के अपने जो उसको चारे के रूप में पशुओं को खिला सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इरिगेशन जो सिंचाइयाँ हैं वो किसान भाई टाइम से दें और हल्की सिंचाइयाँ दें और एक सिंचाई के बीच में दूसरी सिंचाई में एक पर्याप्त अंतर रखें ताकि मिट्टी थोड़ी सूख भी पाए, ताकि दूसरी बीमारियां इधर जो फैलती है उनको फैलने की संभावनाएं थोड़ी कम रह जाए। यानी आवश्यकता अनुसार हम इस बात का ख्याल रखना होगा कि लगातार एक तो अपनी खेत की निगरानी भी हम करते रहें, जिस तरह की आवश्यकता है हमारी फसल की उसी आवश्यकता की हम पूर्ति कर पाएं। लेकिन यहाँ खासतौर से अगर हम बात करते हैं डॉक्टर रविंदर, कभी कभी जो कुछ कीट हैं उनकी समस्या भी हम देखते हैं हमारी फसल में, क्या उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कृषि कार्य हैं उसमें हमसे कहीं लापरवाही हो जाती है, या किस तरीके से जो कीट हैं उनका प्रकोप लगातार एकदम से हम देखते हैं कि एकदम अब पहले कोई कीट नहीं था लेकिन शायद एकदम से फिर प्रकोप बढ़ जाता है, ऐसे में किस हद तक हम अपनी फसल को इन कीटों से बचा सकते हैं? जी, जैसे कि आपने बताया लापरवाही का जिक्र किया किसान भाई, ऐसा तो लापरवाही करते नहीं है, लेकिन जैसे बीज उपचार हम देखते हैं, बीज उपचार की अवस्था चली गई। अगर दीमक के बारे में हम बात करें तो अब बीज उपचार तो हम संस्तुत नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर खड़ी खेत में दीमक के रोकथाम की बात की जाए जी तो वह जरूर संभव है। और दीमक एक प्रमुख कीट है गेहूं की फसल में, जैसा आप जानते ही है। जैसे तापमान बढ़ेगा तो उसके साथ साथ एफिड या माहू का भी प्रकोप बढ़ सकता है जनवरी के अंतिम समय या फरवरी के पहले सप्ताह के बाद। तो दीमक के रोकथाम के लिए क्लोरपाइरीफॉस एक प्रभावी कीटनाशी है जिसका 1.5 से 2 लीटर घोल सिंचाई के साथ प्रयोग करने से दीमक प्रभावी रूप से रुक सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा पहले आप बता रहे थे कि अब हमारे पास कई तरह की जो रोगरोधी किस्में हैं वो अब मौजूद हैं, हमारे पास उपलब्ध हैं किसानों के लिए भी। क्या कुछ इस तरह की किस्में भी विकसित हो पाई हैं या इस तरह का कोई उन पर शोध चल रहा है कि जो कीट हैं उनका प्रकोप कम से कम हो सके? जी, कीटों के प्रकोप के लिए भी हम लगातार जांच करते रहते हैं। अपने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में एक समन्वित परियोजना चल रही है जो गेहूं एवं जौ के बारे में लगातार जांच करते रहते हैं। माहू की प्रतिरोधी बहुत सारी किस्में जांच की जा रही है और कुछ जर्म प्लाज्म भी विकसित किया जा रहा है। जी, तो बिल्कुल देखिए कोशिश यही है कि कैसे हम एक बेहतर उपज जो है वो ले सकते हैं, गुणवत्तायुक्त उपज जो है वो हमें मिल पाए। और
कोशिश एक ये भी रहती है कि जो किसान की लागत है वो कैसे कम हम कर सकते हैं। अगर फसल में किसी भी तरह का कोई कीट नहीं लगेगा, कोई रोग नहीं लगेगा, खरपतवार नहीं आएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं खुद किस तरीके से हमारी जो लागत है काफी हद तक वो कम हो सकती है। लेकिन यहाँ डॉक्टर ममता जी आपसे हम जानना चाहेंगे, पाले का आपने हमें बताया था, लेकिन अभी जिस तरह का तापमान हमने इस वर्ष देखा है, अभी तक ठंड की अगर खास तौर से बात की जाए, किस तरह का इसका फायदा जो है या असर वो हम अपनी फसल पे देख पाएंगे, गेहूं की फसल पर? जैसे अभी इस साल हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर का थोड़ा कम है, अभी तक कम टेम्परेचर हम महसूस कर रहे हैं, और इसका दोनों तरीके की लाइक अलग अलग अवस्था में अलग अलग एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है, फायदामंद भी है या नुकसान भी है। तो इस तरीके से हम देखे जाए तो जैसे अभी कल्ले फूटने का समय है, तो इस टाइम में अगर टेम्परेचर कम रहे तो बहुत फायदेमंद है, जो हम अभी देख भी रहे हैं फील्ड में। तो अच्छे तरीके से कल्ले फूटते हैं, और वो एक प्रोसेस बोलते हैं उसको कि वर्नलाइजेशन, ऐसे वो बहुत जरूरी है बीच में। तो उस तरीके से गेहूं में कल्ले अच्छे से आ जाएगा अगर टेम्परेचर कम रहे तो उस टाइम में। अगर लेकिन वो जैसे फूल निकलने की अवस्था या हम एंथेसिस या फर्टिलाइजेशन उस टाइम में जैसे फरवरी में आते हैं, उस टाइम में अगर टेम्परेचर बहुत कम रह गया तो वो नुकसानदायक हो सकता है। तो ये इस तरीके से कम टेम्परेचर का फायदे भी है प्लांट की अवस्था के हिसाब से, तो ये भी हमने ध्यान रखना है। और जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस वो एडवाइस किया जाता है उस टाइम के लिए, वो अगर किसान लोग फॉलो करेंगे तो फायदा रहेगा। बिल्कुल, देखिए जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, लगातार आपको जो सलाह देते हैं उनका अनुसरण हमें करना चाहिए, उनको देखना चाहिए किस तरीके से उनकी सलाह के बाद जो फर्क है बाकायदा वो नजर आता है। और ना सिर्फ अगर हम भारतीय गेहूं जौ अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ना सिर्फ करनाल हरियाणा बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से भी जो किसान है बाकायदा यहाँ प्रशिक्षण लेने भी पहुंचते हैं, जहां पर उनको ये सारी जानकारी दी जाती है कि कैसे आप बेहतर उपज ले सकते हैं। फिलहाल अभी का जो मौसम चल रहा है उसको देखते हुए और कौन कौन से कृषि कार्य फसल में करने होंगे और कैसे बेहतर उपज हम ले पाएंगे, इस बारे में हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं कैसे गेहूं की बेहतर उपज आप ले सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से कृषि कार्य आपको करने होंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने तमाम उन मुख्य कारकों के बारे में बात की कि किस तरीके से जो हमारी कहीं ना कहीं अच्छी उपज में एक अवरोध पैदा करते हैं या इसके साथ साथ हमारी लागत को बढ़ाते हैं। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं उसमें ही कहीं ना कहीं ढलना होता है। और खासतौर से डॉक्टर अनुज, अगर हम मौसम की जब हम बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की जब असर की हम बात करते हैं, उसके लिहाज से काफी चुनौती जो है वो कृषि वैज्ञानिकों के सामने भी होती है, क्योंकि एक नई किस्म को ना सिर्फ पूरे शोध उस पर किया जाता है, उसके बाद जब उसको हम कह सकते हैं जब जारी किया जाता है या उसको किसानों के पास तक पहुंचाने में बहुत एक समय हम देखते हैं जो लग जाता है। और ऐसे में जब जलवायु परिवर्तन का असर हम लगातार देख रहे हो, किस तरह की चुनौती और ऐसे में कैसे किन कारकों को ध्यान में रख के लगातार जो नई नई किस्में हैं वो विकसित की जाती हैं? वर्तमान समय अगर बात करें तो दो तरह के कारक हैं जो प्रभावित करते हैं पौधे को। एक तो जैविक कारक हैं जिसमें बहुत सारे बीमारियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो प्रभावित करते हैं। और दूसरे जो अजैविक कारक हैं जिसमें हमारा वातावरण से संबंधित, मौसम से संबंधित जितने बदलाव आते हैं उसको हम लेकर के चलते हैं। और आजकल की जितनी भी किस्में आ रही हैं, खास करके अभी जिन किस्मों का मैंने नाम लिया, जैसे DBW 303 है या 187 या 222 है, इस तरह की जो किस्में हमारे यहाँ से विकसित हुई हैं, इन सब में हमने कोशिश किया है कि कहीं ना कहीं टर्मिनल हीट जो बाद में अंतस्थ ताप आता है, जो फरवरी के बाद जो कई बार टेम्परेचर बढ़ता है, उसको सहने की क्षमता बहुत सारी किस्मों में है। बहुत सारी चीजों को लेकर के अब शोध चल रहा है कि कैसे अगर अचानक से बारिश हो जाती है मार्च के महीने में और हमारे खेतों में पानी खड़ा रहता है तो क्या गेहूं की फसल 3-4 दिन उसको बर्दाश्त कर पाएगी। इस पे भी हमारे शोध चल रहे हैं।
कई सूखा है उस पे भी हमारा काम चल रहा है, सैलिनिटी है कि कैसे लवणता वाली मृदाएं हैं उन पे भी अगर हम खेती करना चाहते हैं तो बहुत सारी किस्में विकसित की गई हैं। तो कुल मिलाकर के जितने तरह की चुनौतियां हैं हमारे सामने आज के समय में, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, चाहे बीमारियां हैं, कीड़े हैं या मौसम है, इन सबको ध्यान में रख करके आज मल्टीपल स्ट्रेस रेजिस्टेंस की बात हो रही है कि बहु आयामी जो हमारा प्रभाव है उसको कम करने के लिए हमारे पास किस्में होनी चाहिए। और इस पे बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे यहाँ, और हम लोगों ने इस पे बहुत सारे ट्रायल भी कंडक्ट किए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब कोशिश ये है कि एक ऐसी वैरायटी किसान को दी जाए चाहे उसके पास किसी भी तरह की आपदा है वो उसमें उसको अच्छी पैदावार दे सके। तो ये चुनौती लेकर के हम चल रहे हैं। यानी अभी तक हम सुनते थे कि हाइब्रिड किस्में हैं या बायोफोर्टिफाइड किस्मों की बात होती थी, तो अब आने वाले समय में कुछ और बड़ा बदलाव देख पाएंगे गेहूं की उपज से संबंधित भी? हाँ, निश्चित तौर पे गेहूं में तो हाइब्रिड की जो संभावना है वो बहुत सारे प्राइवेट कंपनी ने दावा तो किया है, लेकिन अभी भी जो रियल सेंस में अगर बात करें तो हाइब्रिड आया नहीं है। लेकिन जो आपने बात की बायोफोर्टिफाइड किस्मों की, बड़ी खुशी की बात है कि अब तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने करीब करीब 77 से 80 किस्मों का विकास किया है जो जैव संवर्धित हैं अलग अलग फसलों में। उसमें सिर्फ गेहूं की अगर बात करें तो 27 किस्में हैं वो गेहूं की हैं। और जैव संवर्धित किस्मों में जो बात कर रहे हैं हम आजकल के, उसमें जिंक और आयरन दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं। और इन दोनों का एक यार्डस्टिक जिसको पैरामीटर बोल सकते हैं, मानदंड बोल सकते हैं, वो करीब करीब 40 ppm रखा गया है। 40 ppm से ऊपर जिस भी किस्म में जिंक और आयरन होगा उसको हम लोग जैव संवर्धित किस्मों की श्रेणी में लेकर के आएंगे। और आपको जान करके ताजुब होगा, जितनी किस्में मैंने बताई है अभी, ऑलमोस्ट ये सारी की सारी किस्में जैव संवर्धित हैं। तो कहीं ना कहीं हम खाद्यान्न सुरक्षा को भारत को सुनिश्चित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम पोषण सुरक्षा की तरफ भी अब बढ़ रहे हैं, ताकि एक किसान या एक आम आदमी जो गेहूं का आटा खाता है रोटी के रूप में या किसी भी प्रोडक्ट के रूप में, तो उसको संपूरित एक आहार मिल सके जिसमें न्यूट्रिशन काफी मात्रा में हो। तो इस पे कोशिश है हमारी। यानी ना सिर्फ देखिए जो मोटे अनाज की तो बात हम कर ही रहे हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ गेहूं की जो गुणवत्ता है वो भी कम नहीं होनी चाहिए। उसका सिर्फ जो लाभ है वो हमें मिलना चाहिए अगर हम सेवन करते हैं। तो इस दिशा में भी लगातार जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, जिसका फायदा किसानों को भी मिल रहा है, क्योंकि बेहतर उपज जब किसान को मिलती है और लागत उसकी इतनी ज्यादा नहीं लगती तो जाहिर तौर पर मुनाफा हर एक किसान को अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर मीना, अगर हम जैसे खरपतवार की बात आपने कही थी, जो किसान बीज के लिए हम देखते हैं जो अपनी फसल लेते हैं, वहां पे किन किन बातों का ख्याल रखें? क्योंकि खरपतवार हमारी जो साधारण फसल है वहां पे तो संभावना रहती है, लेकिन जो बीज वाली फसल है वहां कैसे हम बचाव कर सकते हैं खरपतवार का? देखिए, बीज वाली फसल में और अन्न वाली फसल में दोनों में ही खरपतवार एक को नियंत्रण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो करना चाहिए। और दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में वही रसायन यूज होते हैं, दोनों में उसी तरह से उनको नियंत्रण किया जाता है। बात इतनी ध्यान रखनी चाहिए कि जो बीज वाली फसल है उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे खरपतवार हैं जो बीज में अगर मिक्स हो जाते हैं तो बीज की जो गुणवत्ता है उसको हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे कोई भी खरपतवार जो गेहूं में मिल जाए, जैसे जंगली जई है, तो इनको पहले इनकी जो फूल आते हैं इनमें जो भी खरपतवार हो, जैसे हम रसायनों का उपयोग किया, रसायनों का उपयोग करने के बाद भी बहुत सारे खरपतवार बच जाते हैं, पूरे मर नहीं पाते हैं। तो जो भी खरपतवार बचे हैं उनमें फूल आने से पहले उनको सबको हाथों से, जिसको कहते हैं ना मैनुअल वीडिंग करना, वो करके पूरा निकाल देना चाहिए, ताकि बीज की गुणवत्ता का जो स्टैंडर्ड है, जो कि उसमें जो कितना फॉरेन मटेरियल होना चाहिए, वो उस थ्रेशोल्ड लिमिट से हम उसको उनकी संख्या को नीचे रख सकें। तो कहने का मतलब यही है कि खरपतवारों को पूरी तरह से अन्न की फसल से थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी जो कीमत होती है बीज की वो ज्यादा होती है, और उसका बीज का जो स्टैंडर्ड है, क्राइटेरिया है, वो अन्न वाली फसल से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। तो उसको मेंटेन करने के लिए कोई भी खरपतवार हमारी फसल में होना नहीं चाहिए, चाहे अगर रसायनों से बच गए तो उसको हाथ से निकालना है। तो इस बात का देखिए आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये बेहतर स्थिति है, आप निराई गुड़ाई करके अगर खरपतवार को निकाल सकते हैं तो। लेकिन डॉक्टर रविंदर, आप हमें यहाँ हम पहले बात कर रहे थे कि दीमक को लेकर, दीमक एक समस्या रहती है गेहूं की फसल में। कभी कभी जो किसान है उनका कहना ये भी होता है कि हमने जो खेत है उसको भी बदल कर देख लिया, लेकिन जो दीमक की समस्या है वो जस की तस बनी रहती है। ऐसे में क्या कोई ऐसा विकल्प भी है कि जो इस तरह की समस्याएं हैं वो आए ही ना? देखिए, दीमक एक बहुभक्षी कीट है और ज़्यादातर फसलों को यह ग्रसित करता है, इसलिए फसल चक्र अपनाना ज़्यादा इसके
खिलाफ प्रभावी नहीं है जी। परंतु हम जैसे फसल की बुआई से पहले उसका अगर बीज उपचार कर दिया जाए, कुछ कवकनाशी जैसे इमिडाक्लोप्रिड इत्यादि हैं, उनसे बीज उपचार करके फसल को बोया जाए, दीमक की प्रभावी रोकथाम कर सकते हैं जी। अत्यधिक खाद डालने की होड़ में किसान बंधुओं को नहीं पड़ना चाहिए। इससे फसल की संवेदनशीलता या सुग्राही बढ़ती है, फसल सुग्राही हो जाती है। यानी ये एक महत्वपूर्ण बात है। अगर किसान ये सोचता है कि अगर हम ज्यादा जो खाद है या उर्वरक है वो डाल रहे हैं, इससे अच्छी उपज आएगी, इससे अच्छी उपज नहीं बल्कि और नुकसान हो सकता है। डॉक्टर रविंदर जी सर, जो संस्तुत मात्रा है उससे ज्यादा अगर खाद हम डालते हैं किसी भी फसल में, तो वह न सिर्फ कीट के विरुद्ध फसल को संवेदनशील बनाती है बल्कि रोगों के प्रति भी फसल को सुग्राही बनाती है। जैसे पीला रतुआ हुआ या चूर्णी लासिता हुई, ये रोग भी ज्यादा उग्रता के साथ फसल में प्रकट होते हैं। जी तो बिल्कुल देखिए, अलग अलग रोग की बात की जाए, कीट की बात की जाए, तो अगर आप ये सोचते हैं कि हमने ज़्यादा खाद डाला है तो ये बढ़ावा देगा आपकी फसल की समस्याओं के लिए, ये कहीं ना कहीं एक अवरोध जो है वो भी पैदा कर सकता है। और जब हम बात करते हैं कि हमें अच्छी उपज चाहिए, उसके लिए अच्छे बीज की आवश्यकता रहती है, और अभी डॉक्टर मीना हमें बता रहे थे कि कैसे हमें ये ख्याल रखना होगा कि जो हमारी बीज के लिए फसल है वहाँ खरपतवार का कोई भी जो अंश है वो ना रहे। और इसमें भी डॉक्टर अनुज, हम देखते हैं कई तरह के जो मानक हैं जाहिर तौर पर वो निर्धारित भी किए जाते हैं। ऐसे में और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जो हमारे किसान खासतौर से बीज के लिए जो हम देखते हैं जो फसल ले रहे हैं? तो बीज एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है मुझे लगता है उत्पादन का, और बहुत सारे शोधों में कहा भी गया है कि 30 और 35% अगर योगदान है उपज में तो बीज का ही है। तो निश्चित तौर पे बीज का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। बीज की बहुत सारी श्रेणियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसान को जो बीज चाहिए होता है वो प्रमाणित बीज या विश्वसनीय बीज की श्रेणी पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। उसको प्रजनक बीज है या आधारभूत बीज है या नाभिकीय बीज है, इन पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है जी। ये वर्गीकरण इसलिए भी है क्योंकि ये आनुवांशिक शुद्धता के आधार पर किया गया है। जब हम कभी भी अपना बीज तैयार करते हैं, आए दिन हम लोग देखते हैं कि किसान हमेशा बीज के लिए परेशान रहता है जी। और गेहूं एक ऐसी फसल है या जौ भी एक ऐसी फसल है जिसमें हम काम कर रहे हैं। किसान अपना बीज 3-4 साल तक अपने आप इस्तेमाल कर सकता है, घर का उगाया हुआ बीज। उसको थोड़ी सी सावधानी रखनी है बिजाई से लेकर के कटाई तक जी। उसको थोड़ी सावधानी रखनी है। डॉक्टर मीना ने बता दिया कैसे उससे खरपतवार निकालना है। मैं बताता हूं कि 2 या 3 अवस्थाओं पे आप उसमें रोगिंग करिए, जिसमें जो दूसरे तरह के पौधे हैं, हो सकता है वो पौधे गेहूं के ही हो लेकिन किसी अन्य किस्म के हैं, उसको निकालना होता है। एक करीब 45 से 50 दिन की अवस्था में आप कर सकते हैं। एक जब पूरा का पूरा बाली आ गया है तब, और एक बार पकने की अवस्था। इसकी पहचान यानी किसान कर सकता है? कर सकता है बिल्कुल। उसमें पौधे का रंग अलग दिखाई देता है, पौधे की बाली के भी रंग अलग हो सकते हैं, लंबाई भी अलग हो सकती है जी। पूरे खेत में पौधे का ऊंचाई भी अलग हो सकता है जो दूसरे किस्मों का है। तो उनको निकालते समय आप जड़ से निकालें ताकि वो पौधा पूरी तरह से निकल जाए जी। इसके बाद जब हम कटाई का समय आता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप कटाई जो है अगर आप हाथ से करवाते हैं तो पूरे खेत की जो बंधाई है वो 5 मीटर बॉर्डर छोड़ करके बीज का एक जगह बांध करके इकट्ठा कराइए। और जब थ्रेशर लेके आते हैं तो बीज की जो थ्रेशिंग है वो पहले कराइए जी। और उसमें भी 2-3 बोरी जाने दीजिए। कई बार उस थ्रेशर में 2-4 दाने हो सकते हैं दूसरे खेत के, तो 2-4 बोरी आप जाने दीजिए। उसके बाद आपको जितना बीज रखना है उतना आप इकट्ठा कर लीजिए और उसको अच्छे से सुखा करके और बहुत अच्छे से उसका भंडारण कीजिए। लेकिन अगर आप कंबाइन से करते हैं तो उसमें भी आप एक सावधानी रख सकते हैं कि कंबाइन दूसरे खेत से आया है तो आप खेत के किनारे पे पहले एक चक्कर लगवा दें, उस गेहूं को आप निकाल दें। उसके बाद पूरे खेत की आप कंबाइन से हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग एक साथ करा करके जितना आपको बीज चाहिए उतना आप इकट्ठा कर लें, बाकी सब आप दाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सावधानी और आपको रखनी है कि उसमें मॉइस्चर का जो परसेंटेज है वो 11 से 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए भंडारण के समय में। नमी की मात्रा और आप एक और ध्यान रखें हमेशा, जब आप भंडारण करना है जी, अगर उसके पहले आप उसमें झरना लगा देते हैं तो जितने भी कटे फटे दाने हैं, कंकड़ है, पत्थर है, जो भी है, या मिट्टी के दाने हैं या कई खरपतवार के बीज हैं जिसकी वजह से इसमें नमी आने की संभावना है, कीड़े के आने की संभावना है, वो कम हो जाती है और भंडारण में आपका नुकसान नहीं होता है जी। और आपके पास भी वही दाने की जो एक रूपता होती है, मोटापन होता है, वो देख करके आपको लगेगा कि जैसे आप बाजार से या किसी भी संस्था से बीज खरीदते हैं उसी तरह का दिखाई देता है। फिर आपको बीज उपचार करना है और इस प्रक्रिया को हर वर्ष दोहराइए। 3-4 वर्ष तक आप बहुत आसानी से किसी भी नई बीज का
भंडारण कर सकते हैं, उसका वितरण कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। और जाहिर तौर पे देखिए आप अपनी जो आमदनी है उसको भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुणवत्ता युक्त जो उपज है वो आपके पास रहती है, अच्छा बीज आपके पास रहता है और उसके बाद जो किसान है उनको लाभ यहाँ मिल सकता है। डॉक्टर ममता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया था कि जो तापमान है इस बार हमने देखा कि वो कहीं ना कहीं अनुकूल रहा है अभी तक, अगर फसल के लिहाज से हम बात करते हैं, लेकिन जब दाने भरने की बात हम कहते हैं या उसके मोटा होने की बात कही जाती है, और अक्सर हम देखते हैं तापमान में थोड़ा सा बदलाव जो है वो जाहिर तौर पर नजर आता है, या डॉक्टर अनुज भी पहले बता रहे थे कि हो सकता है कभी कभी बारिश का, हल्की फुल्की बारिश का भी असर हम देखते हैं। ऐसे में किस तरह की सावधानी जो है उसके बाद जो किसान है उनको अपनानी चाहिए, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से हो रहा है वहां पे किसान का कोई बस नहीं चल सकता, हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसी अवस्था हो जाती है तो क्या करना चाहिए किसान को? जैसे तापमान लास्ट में जैसे मार्च में या फरवरी एंड में जी और अप्रैल तक थोड़ा बढ़ जाते हैं, और जो उसका जो बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट जो बोलते हैं कि वो मार्च में, जैसे पिछले साल भी हमने नोटिस किया कि वो उसकी जो 15 मार्च के बाद जो तापमान बढ़ा था उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट हुआ, और वो बहुत अराउंड 3 मिलियन टन हमारा नुकसान हुआ प्रोडक्शन में। तो ऐसे उस तरीके की उस अवस्था की जो टेम्परेचर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। वो उसको छोड़ के दूसरी जो स्टेजेस में जैसे दिसंबर में भी थोड़ा बढ़ जाते हैं, उसमें भी किसान भाई लोग थोड़ा दुखी होते हैं, लेकिन उसका वो होने का ज़रूरत नहीं है। उस टाइम की हमने अलग अलग स्टेजेस का भी टेम्परेचर बढ़ा के एक्सपेरिमेंट किया है हमारी संस्थान में, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने का बात नहीं है। तो बस जो फरवरी मार्च में जो बढ़ता है टेम्परेचर, उसको जैसे हम जैसे आपने बोला कि जैसे नेचुरली हो जाते हैं, उसको हमारे पास जो ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, बट जैसे किसान लोग जस्ट ये 2-3 पॉइंट्स जो है उसको ध्यान में रखना है। एक तो ये है कि वो लोग मौसम की जानकारी लेते रहे, तो उसके अनुसार जैसे हमने पहले भी बोला है कि थोड़ा हल्का सा जब भी टेम्परेचर बढ़ने का होता है तो हल्का सा उसका इरिगेशन दे दे और या सिंचाई दे दे उसका। थर्ड पॉइंट ये है कि थोड़ा अदर प्रैक्टिसेस भी है, जैसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पीछे भी देखा है कि उसकी जो इफेक्ट है कि टेम्परेचर कम करने का, क्योंकि उसकी रूट की जगह पे जो होता है वो बहुत टेम्परेचर कम करने से उसकी जो स्टेजेस की जो इफेक्ट है या दाना भरने की उसमें जो इफेक्ट होते हैं बहुत सारे कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर भी एक बहुत अच्छा विधान है कि जिसकी वजह से हम तापमान की इफेक्ट को कम कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर ममता, इसमें क्या ये बात भी जरूरी हो जाती है कि जो हमारे किसान हैं वो उन नई किस्मों का भी चयन करें? ऐसा ना हो कि आप लगातार एक पुरानी किस्म का ही चयन करते चले आ रहे हैं। यही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें है कि जो किसान भाइयों ने कि जैसे हमारी संस्थान से रिकमेंडेशन हुआ है या दूसरे यूनिवर्सिटीज में भी बहुत रिकमेंडेशन हुआ है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोकेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हमने जितने किस्मों को रेकमेंड किया है तो वो लोग उसी को यूज करें, तो जिसकी वजह से वो हमारी जो कम होने का या यील्ड कम रिड्यूस होने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगा और वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा उस एडवर्स कंडीशन में भी। तो ये एक चीजें है। अगर टेम्परेचर फिर भी बढ़ता रहेगा फिर KCL एक रेकमेंडेड स्प्रे है, जैसे 0.2% ऑफ KCL को भी वो लोग स्प्रे कर सकते हैं, और हल्का सा स्प्रिंकलर इरिगेशन की प्रावधान होगा तो उसको भी वो लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो लोग बस एक मौसम की जानकारी ले और उसके अकॉर्डिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस को वो लोग फॉलो करते रहे। बिल्कुल, तो देखिए जो सही समय पर एक तरीके का सही प्रबंधन हमारे किसान अगर अपना लेंगे तो जो फसल है काफी हद तक बेहतर रहेगी, उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी, अच्छी उपज जो है वो हमें मिल सकेगी। लेकिन इसमें जब हम बात करते हैं कि अलग अलग रोग या बीमारियों की कहीं ना कहीं संभावना रहती है, कीटों की वजह से भी हमारा जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं किस तरीके से कम हो जाता है। फिर चाहे जब हम खेत की हम बात करते हैं, भंडारण की बात करें, लेकिन उससे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ खासतौर से डॉक्टर अमरिंदर, चूहों की एक समस्या रहती है, ये खेत में भी और भंडारण के दौरान भी हमारे किसानों के लिए परेशानी का सबब बनती है। इसमें किस तरीके से किस तरह की रोकथाम या कैसे यहाँ पर नकेल कसी जा सकती है? जी, जैसे आपने बताया चूहों की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। चूहा जो है एक कृंतक जीव है जो फसल के दाने कुतर कर काफ़ी क्षति पहुंचाता है। जी, इसके पहले सबसे पहले इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई को खेत में निगरानी रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि कितने बिल हैं।
बिलों को देखकर जिंक फास्फाइड 3 से 4 ग्राम मात्रा को 1 किलो आटे में मिलाकर उसमें थोड़ा गुड़ और तेल मिलाकर उसकी गोलियां बना लें जी। बिल के पास प्रत्येक बिल के पास 3 से 4 या 5 गोलियां रखें और बिल को बंद कर दें ताकि चूहा इन जिंक फास्फाइड मिश्रित आटे की गोलियों को खाए और मर जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस समय खेत में सिंचाई ना की गई हो जी। अगले दिन फिर इन चूहे के बिल को निगरानी करनी चाहिए। जो बिल पुनः खुले हुए पाए जाएं, इसका अर्थ है कि उन बिल के चूहे नहीं मरे हैं और यह प्रक्रिया दोबारा से दोहराई जानी चाहिए ताकि समस्त चूहे नष्ट हो जाएं। चलिए, बिल्कुल। देखिए, समय समय पर अलग अलग अंतराल पर इसका आपको ख्याल रखना होगा। अगर इस तरह की समस्या है तब आप ये कृषि कार्य कर सकते हैं। लेकिन समस्याओं का जो निदान है डॉक्टर अनुज, वो हम देखते हैं हमारी जैविक खेती में या प्राकृतिक खेती में। जो किसान जैविक रूप से या प्राकृतिक रूप से गेहूं की खेती कर रहे हैं, वहाँ अमूमन इस तरह की जो समस्याएं हैं वो कम देखी गई हैं। लेकिन क्या वहाँ और किस तरह की विशेष देखभाल की आवश्यकता है जो किसान खेती कर रहे हैं? आजकल बहुत तेजी से जैविक और प्राकृतिक दोनों ही तरीके से गेहूं की खेती की जा रही है और ये बहुत प्रचलन भी है। और मुझे लगता है भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है जिसके तहत हम प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं जी। और हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया है, इसमें हमारे यहाँ भी ट्रायल लगा है और पूरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी संस्थाओं में, कृषि विज्ञान केंद्रों में भी इस पर ट्रायल लगाए हैं। और हम लोग भी देखना चाहते हैं कि क्या जो आधुनिक किस्में हैं, खास करके आजकल की किस्में हैं, क्या ये बहुत अच्छा काम कर पाएंगी ऑर्गेनिक में भी और प्राकृतिक में भी जी। इसके विधान पे मैं नहीं जाऊंगा कि कैसे आपको पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस करना है, लेकिन निश्चित तौर पे हम लोगों का जो पहले 10-12 साल जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक पे काम किया अपने संस्थान में, उसका तजुर्बा हमने देखा है। यानी जो आधार है वो मजबूत है, अगर बीज की हम बात बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें हमने ये देखा है कि जो भी हमारी जो पहले की किस्में हैं, जिसको हम देसी किस्में भी कहते थे, जिसमें WH-283 है, C-306 है, या उसमें सोनालिका जैसी किस्में हैं, लोकवन जैसी किस्में हैं, या सरबती सीरीज की बहुत सारी किस्में हैं। राजस्थान में एक 1482 बहुत पॉपुलर किस्म है जी। तो इस तरह की एक 496 किस्में जो गुजरात में बहुत फेमस है। तो मुझे लगता है कि ये सारी किस्में थोड़ी अच्छी लंबाई वाली थी और इन किस्मों की खेती किसान अपने तरीके से भी बहुत पहले से करते आ रहे थे, अपने खाने के पर्पज से और ऑर्गेनिक तरीके से जी। तो मुझे लगता है कि इनको सबसे पहले हमको लेने की आवश्यकता है अपने प्राकृतिक खेती में भी, ताकि शुरू में कोई सेटबैक नहीं हो। आपको एक तथ्य देना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारी जितनी भी किस्में आजकल डेवलप की गई हैं, खास करके जिनका जिक्र मैंने बार बार किया है, जिसमें जैसे आप एक बात करें 187 किस्में ले लें जी, तो ये सारे हाई प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट में, यानी कि 1.5 गुना खाद के आधार पे हमने इनको परीक्षण किया है। तो एकदम से अगर आप उसको प्राकृतिक या ऑर्गेनिक में लेकर के आते हैं तो हो सकता है शुरुआती दौर में कुछ न कुछ आपको परिणाम उतना सकारात्मक नहीं मिले जितना आप चाह रहे हैं जी। तो मेरा यह मानना है कि कोई एक नई विधा लेकर के आ रहे हैं, हालांकि ये बहुत नई नहीं है, पहले से भी थी हमारे पास, लेकिन इस विधा को पुनः स्थापित करने के लिए आपको उसी तरह की किस्मों का चयन करना बहुत आवश्यक है। तब जाकर के आपका एक विश्वास जमेगा कि ऑर्गेनिक और प्राकृतिक में भी हमारा पैदावार कहीं नहीं कम हो रहा है जी। फिर आप निश्चित तौर पे इन किस्मों को भी थोड़े थोड़े लेवल पे आप टेस्ट करिए और इसमें भी प्रोटोकॉल स्थापित हो जाएगा, फिर आपको पैदावार भी बहुत अच्छी मिलेगी जी। और इसका एक निश मार्केट क्रिएट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका पैदावार थोड़ा घटता भी है और अगर आपको अच्छी कीमत मिलती है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की, तो मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है। और बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जिसमें खरपतवार नियंत्रण से लेकर के बीमारियों के नियंत्रण तक है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आप कैसे बीजामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप दूसरे फॉर्मुलेशंस जो प्राकृतिक के भी हैं और ऑर्गेनिक के भी हैं, यानी थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा हमारे किसानों को जो जैविक रूप से और प्राकृतिक रूप से खेती कर रहे हैं, क्योंकि जो धैर्य का फल है वो अच्छा ही माना जाता है। तो उम्मीद यही कि आपके अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं या प्राकृतिक रूप से खेती कर रहे हैं तो आपको भी अच्छा उत्पादन मिलेगा। जाहिर तौर पर गुणवत्ता जो है उसकी काफी बेहतर मिलेगी, जिसकी वजह से बाजार में आपको बेहतर मुनाफा जो है, बेहतर लाभ जो है मिल सकेगा। फिलहाल थोड़ा सा धैर्य आपको और रखना होगा। हम फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे बेहतर उपज आपको मिल सकती है गेहूं की, क्योंकि उसके लिए हमारे जो किसान हैं दिन रात मेहनत करते हैं, इंतजार करते हैं कि अच्छी उपज हो सके। और उसमें प्रमुख कारक मौसम को भी माना जाता है कि अगर तापमान की बात की जाए, बारिश की हम बात करें, ये कुछ ऐसे कारक हैं जो सीधे तौर पर हमारी फसल को प्रभावित करते हैं। हालांकि रोग या बीमारी जो है, कीटों की हम बात करें, उसकी रोकथाम तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो सलाह देते हैं और हमारे जो किसान हैं उसको मानते भी हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जो लगातार हमारी फसल में आती हैं। और उसी में अगर हम करनाल बंट की बात करें या पीला रतुआ रोग की बात की जाता है, ये कुछ ऐसी दो समस्याएं जो कि लगातार चलती हैं जब भी हम फसल उत्पादन की, बेहतर उत्पादन की बात करते हैं। इस बारे में यहाँ डॉक्टर रविंदर आपसे मैं जानना चाहूंगा, पहले पीला रतुआ और करनाल बंट, ये दो शायद ऐसे गेहूं की फसल के साथ ऐसे जुड़ चुके हैं कि वो शायद पीछा ही नहीं छोड़ता है। जी देखिए, अभी जो मौसम फिलहाल चल रहा है और फसल की जो बढ़वार की स्थिति है, उसमें पीला रतुआ एक महत्वपूर्ण रोग व्याधि है। पीले रतुए की पहचान बड़ी आसान है। जब भी किसान भाई देखे, हर पीली पत्ती पीला रतुआ नहीं हो सकती है, परंतु अगर आप गौर से देखेंगे किसी भी रोग ग्रसित, जो पीला रतुआ रोग से ग्रसित पत्ती होगी, उस पर हाथ लगाकर आप देखेंगे तो हल्दी जैसा चूर्ण आपकी हथेली पे, उंगली पे या कपड़ों पर दिखाई देगा, जिससे पता लगेगा कि पीला रतुआ है। जी मैं बताना चाहूंगा किसान बंधुओं को कि पीला रतुआ की रोकथाम बहुत सहज और सरल है, बशर्ते कि हम सही कवकनाशी का सही समय पे और सही मात्रा में प्रयोग करें। पीला रतुआ की रोकथाम के लिए प्रोपिकोनाजोल 25% EC अथवा टेबुकोनाजोल 25.9% का घोल 1 मिलीलीटर को 1000 ml अर्थात 1 लीटर पानी में घोल बनाकर 200 लीटर पानी में मिलाकर जी छिड़काव करना चाहिए, जिससे पीला रतुआ रोका जा सकता है। इसकी मात्रा जैसे 1 एकड़ के लिए अगर हम बात करें, 200 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए जी। इस घोल के द्वारा हम पीला रतुआ रोग को रोक सकते हैं। दूसरी सर आपने बात की है जैसे करनाल बंट की। करनाल बंट रोग एक संगरोध बीमारी है, जिससे क्या होता है कि हम जैसे बात की, अनुसर ने भी अभी रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन की 112 मिलियन टन का अभी लक्ष्य प्राप्त करते हुए हम दिखाई दे रहे हैं जी। तो इसमें करनाल बंट एक ज्यादा क्षति तो नहीं पहुंचाता है, उपज में ज्यादा गिरावट में इसका कोई योगदान नहीं, लेकिन कई सारे देशों ने नियामक नियमों के द्वारा करनाल बंट ग्रसित जो हमारा अनाज है जी, जिसको हम निर्यात करते हैं, उसको नियमों का हवाला देते हुए कंसाइनमेंट को रोक दिया जाता है। यानी मानकों के लिहाज से वो सही नहीं है। जी जी, मानकों के हिसाब से वह सही नहीं है और कंसाइनमेंट को हमारे देश में वापस भेज दिया जाता है, जिससे हमारे देश को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है और किसान भाइयों को नुकसान होता है जी। इसकी रोकथाम बहुत आसान है। लीफ बूट स्टेज पे अगर हम करनाल बंट के लिए कवकनाशी का मुख्यतः जैसे प्रोपिकोनाजोल ही आप ले लीजिए, 1 मिलीलीटर कवकनाशी को 1 लीटर पानी में घोल मिलाकर 200 लीटर पानी के साथ छिड़काव करेंगे तो रोकथाम की जा सकती है। दूसरा उपाय यह है कि अगर हम निर्यात की दृष्टि से देखें तो देश में ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना चाहिए और वो काम चल भी रहा है जी, जहाँ पे करनाल बंट की उतनी ज्यादा घटना नहीं है, उसकी इंसिडेंस कम है जी। इन क्षेत्रों में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे करनाल बंट नहीं पाया जाता। इन क्षेत्रों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ से हम किसानों को एक्सपोर्ट हब के तौर पे तैयार कर सकते बिल्कुल। देखिए, जहां करनाल बंट की समस्या है वो भी चिन्हित हो रहे हैं और जहां नहीं है उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, जिससे जब हम निर्यात की बात करते हैं तो एक गुणवत्ता जो है वो बेहतर बनी रहे और मानकों के अनुसार ही जो निर्यात है गेहूं का वो किया जाए। लेकिन डॉक्टर ममता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मौसम की बात की जाए, तापमान की बात की जाए, इसका सीधा असर हमारी गुणवत्ता पर भी पड़ता है। उसको कैसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो बेहतर गुणवत्ता है, एक अच्छी गुणवत्ता जो है वो हमारे किसान को मिल पाए? गुणवत्ता की बात करें तो हम दानों की उसमें देखा जाता है। दानों में 2 तरीके की इम्पोर्टेंट चीजें जो होता है, एक तो स्टार्च है और एक प्रोटीन है। तो स्टार्च जो होते हैं, जैसे तापमान बढ़ता है कि सारे को पता है कि वो बहुत कम हो जाते हैं, उसकी वजह से पूरा जो उसका दान की वेट है या इसका नंबर्स है बाली में, वो सारे कम हो जाते हैं जी। तो उसकी बाद जो प्रोटीन है, प्रोटीन तो पर दाने सिंगल दाना में वो बढ़ता है, लेकिन ओवरऑल यील्ड कम होने की वजह से वो टोटल प्रोटीन भी जो मिलता है वो भी कम ही है जी। तो इसकी वजह से हम लास्ट में बस यही ध्यान रखना है कि जैसे भी हो दाना जो बनता है
उसके जैसे मैंने पहले भी बताया कि उन कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करके दाना अच्छे से मोटे से बने, कम ही बने लेकिन मोटे से बने, सो जिसकी जो यील्ड कम भी हो लेकिन क्वालिटी जो है तो मोटे दाने अच्छे से मोटे होने की जैसे हम ध्यान रखें। जैसे कुछ स्प्रेस भी मैंने बताया कि KCl 0.2% वो सारे डालने की वजह से इसकी जो पानी की जो है पौधे में अच्छा से रहेगा और उसकी वजह से दाने भी मोटे बनेगा जी। तो इन तरीके से हम उसकी जो क्वालिटी है गुणवत्ता को मेंटेन कर सकते हैं जी। बिल्कुल, देखिए गुणवत्ता जो है वो बेहतर रहेगी, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं, यानी जो मौसम है वो अगर अनुकूल नहीं होता, तो ऐसे में क्या खाद की बात करें या सिंचाई की हम बात करें, उसकी किस तरह की जो मात्रा है या कितनी मात्रा कितनी अवस्था में हमें देनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि उसके जरिए भी किसान की लागत जुड़ी होती है। इस बारे में डॉक्टर मीना क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सिंचाई के बारे में बात करूंगा। सिंचाई के बिना तो अच्छा फसल उत्पादन ले नहीं सकते, सिंचाइयाँ करनी है, लेकिन सिंचाइयाँ बचाने की भी मैं बात करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो किसानों को 3 बातें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि मौसम का पूर्व अनुमान, उस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो टेलीविजन पर भी प्रसारित होता है, रेडियो पर प्रसारित होता है, समाचार पत्रों में छपता है, और सबसे ज़्यादा आज जो मोबाइल फ़ोन का दौर है, तो मोबाइल फ़ोन में भी हम देख सकते हैं कि क्या निकट भविष्य में 4-5 दिन में या 7 दिन में बारिश आने वाली है, और अगर वहाँ पर आपका सिंचाई आने वाली है तो उसको रोक दें, क्योंकि बारिश भी आ जाती है और सिंचाई आ जाती है, तो एक सिंचाई दे के हम अपना पानी भी खराब कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, बिजली खराब कर रहे हैं, और दूसरा अगर ज़्यादा बारिश आ गई तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला बात तो हर किसान भाइयों को मेरी ये सलाह है कि वो मौसम के पूर्वानुमान पर हमेशा ध्यान रखें, रोज देखें आने वाले दिनों में कहीं पाला तो नहीं पड़ रहा, कहीं बारिश तो नहीं आ रही है, तो उससे हम सिंचाई में काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सिंचाइयाँ, जैसे गेहूं की फसल है, उसमें इस एरिया में 4 से 6 सिंचाइयाँ लगती है पंजाब हरियाणा में, लेकिन ये एक ही रूल नहीं है। आवश्यकता जैसे राजस्थान में, गुजरात में जहाँ मृदाएं जहाँ हल्की है वहाँ 6 से ज्यादा भी लग सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कुछ फसल की कुछ अवस्थाएं ऐसी अध्ययन के द्वारा पहचान की गई है कि जहाँ हमें अवश्य हमारी मिट्टी गीली होनी चाहिए, मृदा में नमी होनी चाहिए, यानी जो कुछ क्रांतिक अवस्थाएं इसका ख्याल रखना, उसमें हमें खास व्यवस्था रखनी चाहिए। तो जो जैसे पहली अवस्था चंदेरी जड़ें निकलते वक्त जो 20-25 दिन के आसपास निकल रही होती है, दूसरी जब हमारे फुटान होता है फसल में, कल्ले निकल रहे होते हैं जो 45 दिन के आसपास होता है, और जब हमारी गांठें बन रही होती है, बालें निकल रही होती है, दाने बन रहे होते हैं, ये ऐसी अवस्थाएं यहाँ पर हमारी मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, वहाँ हमें सिंचाई का हम खास ख्याल रखना चाहिए। और जैसे नवंबर-दिसंबर का महीना चला, जो अभी टेम्परेचर काफी कम रहता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भारी सिंचाई करने की जरूरत नहीं है, हल्की सिंचाइयाँ करनी चाहिए, क्योंकि एवापोरेशन जो जिससे पानी हमारा उड़ता है मृदा से, वो काफी कम लॉसेज हमारे इस टाइम होते हैं। देन मैं तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पानी, क्योंकि एक ऐसी प्राकृतिक संपदा है जो धीरे धीरे हर दिन कम होती जा रही है, उसे हमें बचाने की जरूरत है, और जिसका हम कोई फैक्ट्री में निर्माण कर नहीं सकते। तो पानी बचाने के लिए हमें सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कम पानी में अधिक सिंचाई कर सके और अधिक पैदावार ले सके। तो इस लाइन पे, इस सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा कि जैसे माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है, उस पर किसानों को खास ध्यान देने की जरूरत है। जो बात कही जाती है प्रति बूंद अधिक उपज, वो यहाँ हम उसको सार्थक होता देख सकते हैं। इसलिए इस तरह की जो हमारे पास पद्धतियां हैं उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उनको लगातार ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और यहाँ देखिए किस तरीके से बेहतर उपज आपको मिल सकती है, इस बारे में हमने यहाँ जानकारी ली। साथ ही यहाँ डॉक्टर अनुज आपसे एक और छोटा सा सवाल मैं करना चाहूंगा, गेहूं और ग्लूटेन, ये लगातार हम देखते हैं अलग अलग चर्चाएं भी रहती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक बड़ी तेजी से इसका मतलब मैं क्या कहूँ, प्रचार या दुष्प्रचार जो भी कहिए आप, दुष्प्रचार बहुत हिंदुस्तान में हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ग्लूटेन फ्री आटा आ गया बाजार में, और बहुत लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है कि ये है क्या चीज़। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जिसको बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, जो बांधता है गेहूं को, और उसी वजह से गेहूं का आटा जो हम गूंथते हैं और उसके बाद जो उसकी बाइंडिंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। ये ग्लूटेन प्रोटीन जौ में भी होता है, कुछ अनाजों में नहीं होता है। भारत में एक सर्वे बताता है कि 0.5% से भी कम लोग ग्लूटेन के एलर्जी से प्रभावित लोग हैं। तो जो भी व्यक्ति प्रभावित है वो ग्लूटेन प्रोटीन के एलर्जी से प्रभावित है, ना कि वीट के एलर्जी से प्रभावित है। वो बार्ले के भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी लोग वीट खाते हैं इसलिए कहते हैं।
मुझे यहाँ बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसका बाजार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है जी। ग्लूटेन फ्री जो कहा जाता है, ग्लूटेन फ्री का बाजार जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बताते हैं यूएस जैसी कंट्री है जहाँ पे मुश्किल से 4-5% भी लोग प्रभावित नहीं है, लेकिन वहाँ पे मार्केट 15 to 20% ग्रो कर गया है। और ये पूरा टारगेट इंडियन मार्केट को भी किया जा रहा है जहाँ पे 0.5% भी पॉपुलेशन प्रभावित नहीं है, लेकिन ये 5 से 10% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। तो आपको अगर पता नहीं है कि मेरे अंदर कोई समस्या इस तरह की है, और ये अगर किसी को इसका एलर्जी है तो ये बचपन से ही है, ऐसा नहीं है कि उसको अचानक बुढ़ापे में पता चलता है कि मैं एलर्जिक हूँ, ऐसा नहीं है। तो और इसमें कुछ ना कुछ बावल मूवमेंट होता है, सीलियक डिजीज होता है जिसमें हमको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग टेंडेंसी हो सकती है, पेट में मीठा मीठा दर्द हो सकता है। तो इस तरह की कुछ एलर्जी प्रॉब्लम, इस तरह के हमें लक्षण आ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई तरीका नहीं है, आपको गेहूं और जौ छोड़ना ही पड़ेगा। आपको अल्टरनेट जितने भी दूसरे अन्न हैं जिसमें आप चावल पे जा सकते हैं, मक्के पे जा सकते हैं, तो आपको दूसरे पे जाना है। अब आप कई बार सुपर मॉल में आप जाइए, उस पे लिखा होता है ग्लूटेन फ्री आटा जी। तो एक आम भारतीय मानसिकता, हम आटा मतलब हम गेहूं का आटा समझते हैं, जबकि आटा कई चीजों का होता है जी। और जब आप उसका पैकेट उठा के देखेंगे तो उसके कंपोजिशन में कहीं भी गेहूं नहीं है। तो इसका मतलब है उन्होंने सीधा बता दिया कि आपको गेहूं नहीं खाना है, लेकिन हम उसको दूसरे तरीके से पेश कर रहे हैं कि गेहूं पता नहीं जानलेवा होता जा रहा है, पर ऐसी बातें नहीं है। लेकिन डॉक्टर अनुज, क्योंकि हम लगातार मोटे अनाज को भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लोकप्रिय भी हो रहा है, क्या मोटे अनाज और जब हम गेहूं के आटे की बात कर रहे हैं तो इनका समावेश है, क्या वो बेहतर रह सकता है संतुलित आहार के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। जो आज के समय में जो हमारा मिलेट का जो उत्पादन की बात हो रही है, उसको हम अपने खाद्यान्न आदतों में डालने की बात आ रही है। जनरली हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे मोटे अनाज हैं इसमें कैल्शियम और आयरन ये बहुत अच्छी मात्रा में है, जिंक भी है, बाकी चीजें भी है। लेकिन आप गेहूं को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। गेहूं में जितना प्रोटीन है इनमें उतना नहीं है, या अप्रोक्सीमेट बराबर है। गेहूं में भी जिंक है, गेहूं में भी आयरन है। तो कैल्शियम या विटामिन डी या ये सारी चीजें आपको गदन्न फसलों से, मोटे अनाजों से भी आ रहा है। आजकल एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला है जो हम बात करते हैं बार बार कि मल्टीग्रेन आटा की। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग भी अपना आटा बनवाते हैं घर का, आप सारे अन्न को मिलाइए, कोई सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ग्लूटेन जैसी समस्या भी है तब एक समावेश जो है वो हम जरूर कर सकते हैं, जिससे इस तरह की आपको समस्या जो है वो ना इस तरह की महसूस हो। और उसके साथ साथ देखिए आज के समय में तो लोग जो प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़ रहे हैं, उसके जरिए भी हमारे किसान जो है अच्छी आमदनी ले पा रहे हैं। फिलहाल बेहतर उपज आपको कैसे मिल सकती है गेहूं की, ये आपने अब जान लिया होगा। इसके लिए हमारे तमाम विशेषज्ञ जो इस चर्चा में आज यहाँ मौजूद रहे, आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने गेहूं की अच्छी उपज कैसे मिल सकती है, बेहतर उपज के लिए किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, मौसम की परिस्थितियां अगर विपरीत भी हो तब भी अगर आप सही ढंग से कृषि कार्य करते हैं तब भी अच्छी उपज लेने में आप सफल रहेंगे और उसके बाद उसके जरिए अच्छा मुनाफा भी आपको मिल पाएगा। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, किसी नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। लेकिन इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी मेल आईडी नोट कर सकते हैं, इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है vichar-vimarsh08@gmail.com। हम इंतजार रहेगा आपके ईमेल्स का, आपके सवालों का। कोशिश हमारी यही, आपके जो सवाल हमारे पास भी आते हैं उनको हम अपने विषय में शामिल करें, जिससे आपको सारी जानकारी अलग अलग विषयों के बारे में मिल सके। फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपनी धुनों से मंत्र मुग्ध करने वाले जतिन पंडित जी, आवाज नहीं अंदाज बदली, अपने सरल व्यक्तित्व और मुस्कान से मोहित करने वाले जतिन भाई के गाल बिना मेकअप के पिंक हो गए। देखो बेटा, सुरों का एकलव्य हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। मैं ऋषिता भट्ट आप सबका रंगोली में स्वागत करती हूँ। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। आप सबका स्वागत करती हूँ सुर और संगीत से सजी खास रंगोली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस